गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सवाल करते हैं। और सवाल आज मैं करना चाहता हूँ, भाई और दोस्त में क्या फर्क होता है, या अच्छा दोस्त और अच्छा भाई क्या डेफिनेशन है? भाई खून का रिश्ता होता है, दोस्त खून का रिश्ता नहीं होता। और भाई जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त हो, दोस्त आपका दोस्त होता है। ओके, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा यूं राय दूंगा। एक तो ये कि दोस्त की डेफिनेशन भी हमने बड़ा चेंज कर दिया ना। बस जिससे गपशप है, मेरा दोस्त है, मैं तो उसको जानता हूँ जी, वो तो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। पूछे दोस्ती किस तरह से है, तो वो उसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि आपकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है, और उसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि आपकी उम्र क्या है अभी। ये बात हमें दोस्त भी फेसबुक के थ्रू देख रहे होते हैं। दोस्त वो जिससे वाकई आपको पता है और इससे बात के बगैर भी आपको पता है कि गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ कहाँ पे। अच्छा, मैं इस पे वैसे छोटी सी एक बात कर लेता हूँ। भाई वो अच्छा है जो आपका दोस्त है, और दोस्त वो अच्छे जो आपके भाइयों की तरह है। वैसे ये भी बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। ये बात मैंने इसलिए की, आज मेरे बहुत भाइयों जैसे दोस्त की बर्थडे है, उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे विश ना किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मंसूर की बर्थडे है और उसने मुझे रात से उसने मेरा दिमाग खाया है, अगर तुमने मुझे विश ना किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा चलिए, वेरी हैप्पी बर्थडे टू मंसूर। और शुएब के जो भाई जैसा दोस्त है, भाई जैसा दोस्त है, ऑब्वियसली वो उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। अच्छा, अब ऑब्वियसली दोस्ती की जो बात करते हैं, मंसूर को तोहफा देता हूँ। तोहफा एक पेट्रोल सस्ता होने वाला है 5 रुपए। मैंने कहा ये तोहफा मैं ऐलान कर देता हूँ। ऐलान हो चुका है, ऐलान तो होने वाला है, इम्कान है 5 रुपए सस्ता हो जाएगा, ये इम्कान है। यानी पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर रिलीफ मिलने का इम्कान है। लेकिन बात पेट्रोल की नहीं है ना। हाँ, क्या है? डीजल की कीमत कम हुई है, हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इतलात के मुताबिक 1 जून से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्को है। अच्छा, डीजल में हमारा फोकस इसलिए भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ज़ाहिर है, देखें आपकी जो बड़ी गाड़ियां होती है डीजल पे चल रही होती हैं, उससे फिर जो कीमतें हैं उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है उसका। सो डीजल इज मोर इम्पोर्टेंट पेट्रोल की जगह ना, क्योंकि डीजल पे आपकी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं तो उसमें है कि सब्जियां और बाकी जो अशिया खुरनोश की कीमतों में ज्यादा तो छोटी गाड़ियां हम देख रहे होते हैं ना। बड़ी गाड़ियां एक लिमिटेड, उसमें वो उनकी क्वांटिटी कम होती है बड़ी गाड़ी, लेकिन अशिया खुरनोश की कीमतों का जो तायन है वो डीजल से होता है। क्वालिटी भी अगर देखा जाए तो ठीक है। ओके, अच्छा जी, हतमी फैसले का तक पहुंचने में ज़ाहिर है आज और कल का दिन अहम है, क्योंकि ओगरा की समरी जो है वो 31 मई को आएगी, जिसके बाद वजारत खजाना जो है वो वज़ीर आज़म की मुशावरत के हतमी, उसके बाद जो है वो हतमी फैसला वज़ीर आज़म साहब करेंगे और उसके बाद उसको हतमी शक्ल वज़ीर खजाना साहब। लेट्स सी अब रिलीफ कितना दिया जाता है आवाम को। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम की। मुझे प्लीज़ सबीन आज एक खुशखबरी दे दें कि ये हीट वेव ख़त्म होनी है, कोई हालत बेहतर है प्लीज़। ये मैंने नहीं देनी, महकमे मौसमियात है, खुदा की कसम एक बात नहीं, आप है सब कुछ इस मौसम के बारे में। ये आप भी, और ये इस वक्त मेरे घर में मेरी अम्मी भी जो बैठी हुई है और बहुत सारे लोग, ये कसम से मैं नहीं बताती हूँ अपने पास से, ये बारिश की पेशनगोई, ये टेम्परेचर और ये जो सब कुछ है, ये महकमा मौसमियात की तरफ से आता है। मैं सिर्फ आपको वो खबर देती हूँ। ये तुम्हें इसलिए बांधी है क्योंकि बारिश की फिर खबर है। बारिश नहीं होती है तो मुझे सब कहने लग जाते हैं कि जी तुमने कहा था बारिश हुई। मैंने नहीं कुछ किया जी, महकमे मौसमियात ने कहा। अच्छा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है अगर देखा जाए तो बारिश का इम्कान है, लेकिन आज टेम्परेचर क्या है पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद आकर थोड़ा हम मौसम की डिटेल की तरफ भी जाते हैं। सबसे पहले जी इस्लामाबाद की बात करेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर की बात करेंगे, लाहौर में कम से कम 30, ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची कम से कम 28, ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और पेशावर की बात करेंगे कम से कम 27, ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे कम से कम 15, ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये अभी का मौसम आपको बता रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली दिन भर टेम्परेचर जो है वो चेंज भी हो रहा होता है और वेदर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज, तो यू कांट से एनीथिंग कि उसके बाद टेम्परेचर जो है वो कैसा हो सकता है। लेकिन जो है वो बारिश का इम्कान की खुशखबरी है, अल्लाह करे हो जाए, अदरवाइज तो इट्स हीट वेव। हाँ, कोयटा का मौसम कदरे बेहतर है, कल भी हमने ये जिक्र किया था। बिल्कुल। लेकिन सबीन, इसमें इस गर्म मौसम में जो लोड शेडिंग हो रही है उससे अवाम कितने परेशान, कितने मुतासर हैं, उसकी बात भी करते हैं। कराची और लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग है। अच्छा, ऐसे में स्पेशली वो शहर जहाँ पर पेपर्स हो रहे हैं, मैट्रिक या इंटर के जो पेपर्स हो रहे हैं, वो बच्चे वो कितने मुतासर, सिंध में तो हमने इससे पहले काफ़ी बातचीत भी की थी इसके ऊपर, कुछ हमने विजुअल्स भी दिखाए थे सबको कि सिंध में जब पेपर्स हो रहे थे तो क्या हालात थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग सिंध में की जा रही थी। पेपर्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोड शेडिंग भी उसके साथ साथ अभी ही चल रही है। 12 घंटे लाइट नहीं है। और आप ये देखें, और पेशावर की बात करें,
वहाँ पर 8 से 10 घंटे बिजली नहीं है। लाहौर में बहरहाल जैसे हमने कल भी बात की थी कि कुछ इलाकों में 2 घंटे और कुछ इलाके जहाँ पर वो कहते हैं कि लाइन लॉसेज हैं वहाँ पर तकरीबन 8 घंटे और कोयटा की बात करेंगे वहाँ पर 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश है। तो ये सूरत हाल है जी। अच्छा, वो एग्जाम्स की आप बात करते हैं, अभी हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि एक तरफ जो है वो पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, और साथ में पसीना साफ कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो उसी तरह अपनी कॉपी कार्डबोर्ड जो भी है उससे वो पंखा ऐसे झूल रहे हैं। टीचर्स एज वेल, टीचर्स का भी है, दुकानदारों का भी यही हालात है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका बिजनेस कितना इससे मुतासिर है। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के लिए एक जो अच्छी खबर है वो भी शेयर करते हैं। पाकिस्तान के एजाज़ की बात करते हैं, कोहे पैमा नायला कियानी की बात करते हैं। उनके लिए एक और एजाज़ गुज़ारिश, जब उनका एजाज़ तो हम सब के लिए वो एक एजाज़ की बात होती है। लड़कियों की तालीम के लिए खैर सगाली सफ़ीर उनका मुकर्रर किया गया है। नायला कियानी जिन्हें खैर सगाली का सफ़ीर बनाने का ऐलान हुआ, वफाकी वज़ारत तालीम ने किया है। और ज़ाहिर है हम इससे देखेंगे कि फ़र्क पड़ता है जब उस पर बहुत ज़्यादा बात करेंगी और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और गुडविल एम्बेसडर्स जो बेसिकली डिफरेंट चीज़ों के लिए अपॉइंट किए जा रहे होते हैं, क्योंकि वे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं और ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया होता है। तो नायला इज़ वन ऑफ देम के कैसे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करके बाकी ख़वातीन के लिए उन्होंने मिसाल कायम की हुई है। तो इसी तरह से एजुकेशन के लिए वो गुडविल एम्बेसडर वो मुकर्रर की गई है। और अब लेट्स सी कि क्या आगे होता है। वी आर वेरी होपफुल के नए नए काम, नए नए इनिशिएटिव्स और वो कैंपेन ज़रूर करेंगी उस लिहाज से कि लड़कियां तालीम की तरफ ज़रूर आएँ। बिल्कुल, ज़ाहिर सबसे पहला स्टेप ही है ना कि आप तालीम हासिल करें। अच्छा, जब बात आप नायला क्या नहीं कर रही हैं, ज़ाहिर उनके तो अपने रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा, वो चाहे फिर माउंट एवरेस्ट है, K2 है, तो माउंट एवरेस्ट का एक और रिकॉर्ड भी कायम किया है नेपाली कोहे पैमा ने। सिर्फ 8 दिनों में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को उन्होंने 3 बार सर किया है। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, हमने सोचा आपसे ज़रूर शेयर भी करें। और इस वक्त वैसे हो ये रहा है कि माउंट एवरेस्ट से बहुत रश है, ये भी आपको हम दिखा भी रहे हैं विजुअल, आगे चल के और विजुअल भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये लंबी कतार है, सब अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हम अब चोटी सर करें। होता ये है, ट्रैफिक जैम है। माउंट एवरेस्ट पे ट्रैफिक जैम हो चुका है, जहाँ कोह पैमा की एक बड़ी तादाद एक वक्त में चोटी सर करने की मुहिम में मसरूफ है और उन्हें रश की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी माउंटेनियर्स हैं, ये कई वीडियो पे ऑब्वियसली कई दिनों से सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है। अच्छा, माहिरीन क्या कहते हैं इस लिहाज से? शोएब, हम खुश तो बड़े हो रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग सर कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड बना के आएगा, कोई क्या करेगा, बट माहिरीन ये कहते हैं कि अगर बहुत बड़ी तादाद में अगर कोह पैमा वहाँ पर उनको जाने की इजाज़त दी जाए और इसी तरह की ये वाली कतार वाली सूरत हाल हो तो ये ठीक नहीं होता। बिकॉज क्या होता है कि आप जब वेट कर रहे होते हैं क्यू में लग के, एक लाइन में आप लगे हुए हैं, तो एक टेम्परेचर है, वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने की आपको ज़्यादा खदशा होता है कि आप सेम एक स्पॉट पे आप बहुत देर तक खड़े हैं। और सेकेंडली जब आप इंतजार कर रहे हैं तो आप जाहिर है एक पीक पर हैं ना उस वेदर के साथ। हाँ, और आप पीक पर हैं तो जाहिर है आप एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं, आप थक रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये पहली बार हुआ है सबिन कि इतना रश है। ये हम जरूर देख रहे हैं पिछले चंद सालों से कि जब सीजन ओपन होता है, जो कि ज़रा एक बड़ा लिमिटेड सा सीजन होता है जिसमें आप अलाउ करते हैं, और अभी जब से वो रस्सियाँ प्रॉपर लग चुके हैं तो वो बहुत लंबी कतार होती है, लेकिन इस बार रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, वो ये है कि इजाजत जो है वो कम उसमें लिमिटेड होनी चाहिए। एलोन मस्क की बात करें एक बार फिर, दुनिया के अमीर तरीन शख्स वो बन चुके हैं। जो अमेरिकन मैगजीन है फोर्ब्स, उसके मुताबिक उनकी दौलत 209.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। तो एक बार फिर अमीर हो गए। अच्छा, कि अच्छा इनका ना एक दिन अच्छा लग गया तो अमीर हो जाते हैं, एक दिन कारोबार में मंदी हो तो गरीब हो जाते हैं। गरीब तो नहीं मतलब सेकंड थर्ड फर्स्ट से सेकंड पे चले जाते हैं, सेकंड से उनकी गरीबी भी ये वाली गरीबी है ना, मतलब गरीबी ये कि मैं सेकंड पे क्यों चला गया, मैं थर्ड पे क्यों चला गया। उनकी गरीबी ये, उनके मसाइल, रिच पीपल प्रॉब्लम्स, रिच पीपल प्रॉब्लम्स जो हम बात करते हैं हमेशा, तो वो इन क्राइसिस का शिकार है बेसिकली। चले, अब मेरा ख्याल है अब अमेरिका ले जाए। तूफानी आंधी वहाँ पर आई है, तूफानी आंधी वहाँ पर आई है और ऐसी आंधी के जहाज हिला दिया। हाँ, ये वैसे बड़ी हैरानकुन बात है। डैलस में ये हुआ है जनाब कि 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो तूफानी हवाएं थी उसके सामने 90,000 पाउंड वजनी तैयारा टिक नहीं सका। और जब सबीन ने कहा ना ये घूमा, ये देखिए आपको विजुअल दिखा भी रहे हैं कैसे वो बिल्कुल सिरकता उसने पूरा अपना एंगल चेंज कर लिया है और ये भारी भरकम जहाज इस हवा के आगे बहरहाल नहीं टिक सका। तो बांध के क्यों रखा था इस जहाज को? उन्हें क्या पता था कि इतनी खूंटी से बांध के रखते हैं, इतनी आंधी आ जाएगी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, तो आगे में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभालने के बाद पार्टी और पॉलिसी उमूर में पूरी तरह से मुतहरिक नजर आते हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा कल जाती उमरा में काम इजलास की सदारत की, जिसमें आइंदा बजट पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब भी मौजूद थे, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी, हमदा शहबाज भी मौजूद थे, कई रहनुमा इसमें शरीक हुए थे। अब इस मौके पर नवाज शरीफ साहब ने बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की है।
अब मैं इसको एक सजेशन कहूँ, मैं इसको एक डायरेक्शन कहूँ, मैं इसको क्या कहूँ, ये सदर वज़ीर आज़म साहब को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, वज़ीर आला साहब को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, सदर पार्टी के हैं, ठीक है, असिस्ट तो कर सकते हैं, पर क्या वो फैसले करेंगे? दे सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली उस लिहाज से अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि मफाहमत पे काफ़ी यकीन रखते हैं वो। तो लेट्स सी के इस सियासी माहौल में क्या वो मफाहमत की सियासत अब इख्तियार करेंगे या फिर मज़ाहमत की तरफ ही रहेंगे। तो सारी सूरत हाल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन साहब, आप जाहिर है काफ़ी तवील अरसे के बाद जो है नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पार्टी की सदारत संभाल ली है, तो अब जो है ऑब्वियसली वो एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स पॉलिसीज वो कितनी आपको चेंज होती नजर आएंगी? अब नवाज शरीफ साहब के आने से जो चेंजेस हैं वो तो बड़ी वाज़ेह हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के सदारत संभालने के बाद कि नवाज शरीफ साहब पार्टी में जो चीज़ें इसमें जो कमी बेशी थी, जो कमी बेशी रह गई, वो मेरे ख्याल से अब कमी बेशी जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरी होगी। और पार्टी के कई ऐसे अमूर थे और कई ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज थे जो कि रिजॉल्व होने चाहिए थे और नवाज शरीफ साहब के अंदर आने से वो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। हमारे पार्टी में आप देखेंगे कि काफी लोग जो हैं और ज्यादा पार्टी के जो ओहदेदारान हैं वो आपको और एक्टिवली पार्टी के अमूर को भी देखते हुए नजर आएंगे, करते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ वो आपको जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर भी आपको ज्यादा से ज्यादा उनका रोल नजर आएगा। और ग्रास रूट लेवल तक, यूनियन काउंसिल्स की लेवल तक हमारे जो लोग हैं वो आवाम को जो रिलीफ दिलवाने में हुकूमती जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और हुकूमती जो स्कीमें होती हैं उनकी एग्जीक्यूशन में भी आपको इसमें तो ये सवाल जरूर उठता है कि चूंकि जब इंतखाबात हुए उसके बाद इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हट गए, चूंकि मेजॉरिटी नहीं मिली उनको, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मुझे मेजॉरिटी नहीं दी इसलिए मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब सामने आए। लेकिन जो सारी बातें आप कह रहे हैं कि अच्छा आवाम को रिलीफ मिलेगा, अच्छी चीज़ें होंगी, सब बेहतर होगा, वो एज सदर कैसे कर पाएंगे? वज़ीर आज़म नहीं बने, चूंकि उन्होंने कहा कि मुझे मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन वो सदर की हैसियत से हैं, पार्टी के सदर की हैसियत से, तो क्या कैसे कर पाएंगे? और सेकेंडली एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी, जब आवाम ने मेजॉरिटी दी नहीं है तो फिर आवाम के फैसले वो कैसे कर सकते हैं? कि मेजॉरिटी आवाम ने उनकी पार्टी जो है ना वो हुकूमत में, आप जरा समझने की कोशिश करें कि पार्टी जब हुकूमत में होती है तो पार्टी का जो सदर होता है उसका बड़ा एक मेजर रोल होता है। आप जरा जो ये इलेक्शन एक्ट है और जो हमारा पार्टी का आइन है अगर उसको भी देखेंगे तो उसमें भी पार्टी सदर जो है उसका बड़ा आपको अहम किरदार नजर आएगा। देखिए, हम हुकूमती अमल में तो मुदाखलत पार्टी कर भी नहीं सकती क्योंकि एज ऑफ यू कैन से कि जो पावर्स हैं या जो इख्तियारात हैं वो तो हुकूमत के पास होते हैं। अच्छा। पार्टी हुकूमत को सिर्फ असिस्ट कर सकती है, पार्टी हुकूमत की रहनुमाई कर सकती है, पार्टी हुकूमत की एग्जीक्यूशन में मदद कर सकती है। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर जो है यूनियन काउंसिल्स की लेवल तक मौजूद है। अगर यूनियन काउंसिल्स की लेवल पे और वार्ड की लेवल पे हमारे लोग पार्टी के जो हुकूमत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेट्स से बिस्प है, बिस्प में औरतों को पैसे दिए जा रहे हैं, अगर वहां पे कोई डंडी मारता है या औरतों को पैसे, लंबी लाइनें लग गई हैं, गर्मी है, कोई इंतजामात नहीं है, कैंप्स जो है उसमें बड़े इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पे हमारे पार्टी के लोग जो है एज अ प्रो बोनो, मतलब साइड पे होके पार्टी की या सीएम की या प्राइम मिनिस्टर का जो भी प्रोजेक्ट है उसमें उसकी मदद कर सकते हैं। और इस तरह कई आटा की तकसीम के प्रोजेक्ट्स होते हैं और अवामी रिलीफ होता है जो दिया जा रहा होता है और इस तरह की काफी प्रोजेक्ट्स यानी मोहसिन साहब, कुछ अस्पतालों में अगर दवाई नहीं है, अस्पतालों में अगर डिस्पेंसरीज में दवाई नहीं है तो हमारे पार्टी के लोग जाके निशानदेही जरूर कर सकते हैं। मेरा सवाल कुछ और है मोहसिन साहब, सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर पार्टी के सदर नहीं थे, डायरेक्शन तो तब भी दे रहे थे, असेस तो तब भी कर रहे थे, उन्हीं के मशवरे से वफाकी हुकूमत, उन्हीं के मशवरे से सूबाई हुकूमत। अब सदर बनने के बाद बदलाव क्या आएगा? मेरा सिर्फ बुनियादी सवाल ये है कि वो सदर नहीं भी थे तब भी जाहिर है सबको पता है कि पार्टी उनके नाम पे है, वोट उनके नाम पे। सदर बनने के बाद बहुत बदलाव आएगा। आप देखिए, जो हमने करारदाद मंजूर की है, पार्टी के तमाम ओहदे जो हैं वो अब नवाज शरीफ साहब उनका फैसला करेंगे। जितने भी नए लोग अब पार्टी के ओहदेदार बनेंगे, जो भी लोग इन ओहदों पे फायज होंगे, वो अब नवाज शरीफ साहब के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो
नई जितनी भी तंजीमें नौ है वो सारी नई तंजीमें नौ करें। ठीक है, और ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चूंकि रिलीफ देने की बात भी हुई है। अब ऐसे में जो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो था, जिसमें ज़ाहिर है ना सिर्फ बिजली से मुतालिक बातें थी और बहुत से रिलीफ से मुतालिक बातें थी, लेकिन बाद में आते कुछ रहनुमाओं ने कहा कि चूंकि अवाम ने वोट नहीं दिया, चूंकि अवाम ने मेजोरिटी नहीं दी, तो इसलिए अब हमसे उम्मीद ना रखी जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी, तो अब फिर उम्मीद रखनी है कि नहीं रखनी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमसे उम्मीद नहीं रखी जाए, रखी जानी चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब जो है, उनकी बातों को अगर आप मुकम्मल तौर पे बताएं और मेरे ख्याल से उसको रिकंसाइल करेंगे, तो इसका ये मतलब ये नहीं होगा कि हमसे राना साहब इस तरह की कोई बात करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि राना साहब जो हैं वो भी इसी बात पे यकीन रखते हैं, और हम सब जमात के लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि जितना ज्यादा आवाम को हुकूमतें रिलीफ दे सकती हैं वो दें। अब तो राना साहब तो हुकूमत का हिस्सा भी है, उनके पास पोर्टफोलियो भी है और वो चीजें करते हुए नजर भी आ रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अब हर पार्टी के बंदे की ये ख्वाहिश है। देखें, हमने अवाम की खिदमत करनी है। मैं अभी भी अपने हल्के में जा रहा हूँ, चाहे मैं इलेक्शन हार भी चुका हूँ, चाहे उस गाँव जहाँ से मैं हारा भी हूँ, उस गांव की सीवरेज स्कीम का एक मसला था जो कि पिछले 2015 में मैंने शुरू करवाया था। वो मसला आज भी मैं ही हल कर रहा हूँ, चाहे मैं उस जगह से बना हो या नहीं बना। बात होती है एहसास की। हम लोगों को इस चीज का जरूर एहसास है कि अगर हम इलेक्शन नहीं भी जीते तो क्या हो गया, ये इलेक्शन जीतना हारना हमारी पार्टी की हुकूमत है, हमारी मरकज में हुकूमत है, हमारी पंजाब में हुकूमत है, तो हमको इतने बेबस और लाचार नहीं है कि हम अपने काम नहीं कर सकते और काम नहीं करवा सकते। तो हम वो काम आज भी कर रहे हैं, आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया इसमें। अच्छा, अब जाहिर है क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स की हो रही है, किस तरह से मुतहर्रिक रखना है। अब ऐसे में हमने देखा कि बहुत सारे लोग रूठे भी हैं पार्टी से इस दौरान, जब नवाज शरीफ साहब नहीं थे सदर। क्या उनको मनाने की कोशिशें अब की जाएंगी? क्योंकि जिस तरह से अपनी खिताब में भी जिस तरह बातचीत कर रहे थे, उन लोगों का जिक्र भी नवाज शरीफ साहब ने खुद भी किया कि उन्होंने मेरे साथ जेलें काटी हैं। शाइख खाका नबासी साहब की मैं बात करूँ, मुफ्ता इस्माइल साहब की अगर मैं बात करूँ, तो क्या इस तरह और बहुत सारे लोग जो हमें पार्टी से दूर होते हुए दिखाई दिए पिछले कुछ अरसे में, क्या वे दोबारा कुर्बत नजर आएगी हमें? ये आपको देखे, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस चीज पे आपको एक्टिवली काम करते हुए नजर आएंगे, आपको दिखेंगे। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें, देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं या मिफ्ता साहब हैं, या ऐसे लोग हैं जो छोटी मोटी गलतफहमियों से या नाराजगियों से दूर चले गए, तो नवाज शरीफ साहब तो देखिए ना, उनका ये बड़ा पन है कि एक शख्स जिसने अपनी पार्टी भी बनाना शुरू कर दी, छोटे मोटे उनके अगर बयानात भी होंगे जिनसे दिल आजारी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब ने उनका जिक्र किया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बड़े इंसाफ पसंद आदमी हैं। और मेरे ख्याल से, और मुझे यकीन है कि जो लोग पार्टी से दूर हुए भी हैं, उनकी जब तक उस अदालत से दूर थे, नवाज शरीफ साहब सबको वापस भी लाएंगे। और ये आप देखेंगे अगले 2-3 साल का जो अमल होगा, पार्टी आपको दोबारा से रिकंसाइल होती, यूनिफॉर्म होती, दोबारा से जो है आपको ये एक अपने आप को गेन करती हुई ऑन द, वो तब गेन करेगी सर जब आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो रिलीफ की जब बात है, तो ऐसे में 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ देने की बात है। थोड़ा सा प्लान आपके, अगर आपको मालूम हो कैसे रिलीफ दिया जाएगा, सोलर पैनल्स दिए जाएंगे, कोई अगर ऐसा प्लान आपके इल्म में हो कि कैसे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, जो कि आप खुद कह रहे हैं 2-3 सालों में आवाम में आपकी फिर ताकत होगी, तो वो कैसे होगी? ये आपको बजट में नजर आएगा, आपको यकीनी बजट में इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा। अभी तो उस पर पॉलिसी वगैरह तैयार हो रही है, कल भी एक मीटिंग हुई है इसी हवाले से, और सारे उसमें कंसर्न वज़रा भी मौजूद थे कि किस तरह से आवाम को रिलीफ देना है। और ये 200 यूनिट से नीचे वाले लोगों के लिए रिलीफ जो है, ये पहले भी पिछली दफा भी बजट में जब हमारी हुकूमत ने हमने दिया था, और ये हम हमेशा से देते आ रहे हैं, और अभी मजीद इसको और बेहतरी उसमें लाई जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी कोशिश की जाएगी। बातचीत करने के लिए सिर्फ दावत देना या बात करना ना काफ़ी होता है, कोई सीरियस कोशिश आप नवाज शरीफ साहब करेंगे? नाम तो उन्होंने बहुत दफ़ा इमरान खान साहब का लिया, लेकिन क्या वाकई कुछ ऐसी कोशिश की जाएगी? क्योंकि जब नैब के कवानीन तब्दील किए जा रहे हों, जब अचानक छुट्टी दे दी जाए कि केस है, तो फिर ज़रा ये सवाल उठते हैं कि हुकूमत क्या चाह रही है, नून लीग क्या चाह रही है। इस तरह तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सवाल है, जहां तक इन सारी चीजों का सवाल है, आपको बिल्कुल नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि एक मुस्तहकम मईशत के लिए एक मुस्तहकम जमहूरियत और एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम ज़रूरी है।
उसके बगैर मीशत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकती। तो नवाज शरीफ साहब पहले भी उनके घर गए, उनका जब वो जख्मी हुए थे जलसे में, गिरे थे नीचे कंटेनर पे लिफ्ट पे से, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब अस्पताल गए थे। तो उम्मीद है अगर नवाज शरीफ साहब ने मुनासिब समझा तो वो पाकिस्तान की उसके लिए बका के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, नवाज शरीफ साहब को पता है आपको, नवाज शरीफ साहब के अंदर अना इस मामले में कोई नहीं है। जहाँ पे पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान उनके लिए बहुत ऊपर है अपने जाती पसंद नापसंद से, या पार्टी यानी मोहसिन साहब अगर पाकिस्तान के लिए, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए नवाज शरीफ साहब को जाना पड़े इमरान खान साहब से मिलने जेल, चले जाएंगे? अब मुनासिब समझेंगे। नवाज शरीफ बहुत बड़े दिल वाला आदमी है, हमने तो उसको बहुत करीब से देखा है और वो बहुत बड़े दिल वाला आदमी है। और उसके अगर वो मुनासिब समझेंगे कि पाकिस्तान अभी इस वक्त इन चीजों का मुतमिल नहीं हो सकता, तो अगर कोई इस तरह का मौका है तो नवाज शरीफ साहब आपको पता पीछे नहीं रहेंगे, वो जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, ठीक है मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब स्टे विद अस। इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ बर्बरियत इंतहाओं को छूने लगी है। इसराइली फौज ने हर तरफ तबाही मचाने के बाद रफ़ा में भी लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं और इसी तरह से जो वस्ती इलाके उनको भी, उस पर भी वो काबिज़ हो गई है। अच्छा, बेघर फ़लस्तीनियों ने कैंप में ज़ाहिर पनाह ली हुई थी और वहाँ पर भी फ़िज़ाई हमला किया गया जिसमें कम अज़ कम 21 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। ये हम परसों की बात बता रहे हैं कि परसों जो किया गया और उससे पहले जो किया गया उसमें कितनी शहादतें हुई हैं हमने देखा। आप देखें इतवार को जो पनाह गज़ीन कैंप पर हमला उन्होंने किया और 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी जिंदा जलकर शहीद हो गए, दर्जनों ऐसे झुलस कर जख्मी हो गए। बच्चों की फुटेज ऐसी आ रही थी जो बहुत डिस्टर्बिंग थी। लेकिन अगर हम आलमी ज़मीर की बात करें, बिल्कुल झंझोड़ा है उसको इस सारे वाक़ये ने। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, जिस तरह 2 रोज़ पहले हमने देखा कि फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाबता तौर पर तस्लीम किया और उसके बाद UN के 193 ममालिक में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद 145 हो गई है। और स्लोवेनिया और माल्टा भी इस बारे में जल्द ऐलानात करने वाले हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ये भी फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। हम इशू पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया साबिक सफ़ीर हमारे खारजा उमूर डॉक्टर उदी साहिबा। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, कोई उम्मीद रखें सीज़ फायर की, क्योंकि हम देख रहे हैं इसराइल तो नहीं रुक रहा, बेलगाम है बिल्कुल, और आलमी ताकतें मजम्मत तो कर रही हैं लेकिन बहरहाल इसराइल को रोक नहीं पा रही। उम्मीद रखें या उम्मीद छोड़ दें? चूँकि जिस तरह से इसराइल ने ये कार्रवाइयाँ शुरू की, मैं सिर्फ अभी पिछले 6 महीने की बात कर रहा, उससे पहले की दास्तान तो अपनी जगह, लेकिन बिल्कुल नॉन स्टॉप है। मेरा ख्याल है इस वक्त सब नजरें लगी हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल पे। वहां पर अल्जीरिया, जो कि एक नॉन परमानेंट मेंबर है इस वक्त काउंसिल का, उसने एक करारदाद पेश की है जिसपे अभी बहस होनी है और जाहिर है वोटिंग होनी है। और उस करारदाद में ये कहा गया है कि जो ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है उसको इफेक्ट देने के लिए फौरन इजराइल को रोका जाए कि वो जो राफा में फौजी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि जेनोसाइड कर रहा है। और दूसरा, उसी करारदाद में ये भी कहा है कि एक सीज फायर होना चाहिए ताकि इस जंग को बंद किया जाए और इसका खात्मा किया जाए। अब देखना ये है कि अमेरिका का क्या रद्द अमल होगा, इसलिए कि जो बाकी, मेरा ख्याल है कि 15 मेंबर्स होते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें मेरा तो अपना ख्याल ये है कि कम से कम 13 जो है, इसलिए कि बरतानिया भी मेंबर है, वो तो वही करता है जो अमेरिका कहता है। बरतानिया की तो कोई अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन है ही नहीं लगता है। तो अब देखना यह है कि अगर 13 के 13 मेंबर्स कहते हैं कि जी बिल्कुल हम इस करारदाद को पास करना चाहते हैं और वोट करते हैं फॉर इट, तो अमेरिका क्या करेगा? बरतानिया को तो छोड़ दें, मगर अमेरिका क्या करेगा? क्या वो वीटो करेगा या वो इस करारदाद को जाने देगा? अगर जाने देता है तो फिर इस जंग का खात्मा नजर आता है। लेकिन अगर अमेरिका फिर से वीटो करता है, देखें पिछले 7 महीने में किया ही क्या अमेरिका ने, उसने तो इनकरेज किया है ना, एक तरह से इम्प्लिसिटली तो इनकरेज किया है ना, इजराइल को असला भिजवाया है, करारदादें जो है सिक्योरिटी काउंसिल की उनको वीटो किया है जो कि सीज फायर की कॉल दे रही थी। तो अब मैं समझती हूँ ये अहम होगा कि काउंसिल में क्या होता है। इसराइल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दुनिया कैसे उन्हें धुतकार रही है, इस चीज से उनको ये चीज कोई उनके लिए डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही? आप ठीक कह रही हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है और उसके बावजूद इजराइल जो है वो बैनुल-अक़वामी कानून और इस किस्म की ग्लोबल ओपिनियन की धज्जियां उड़ा रहा है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस वक्त इजराइल किस हद तक
बैनुल अक़वामी सतह पे तन्हा हो गया है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया है। और उसका जो ये रवैया है कि वो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अमेरिका की हिमायत। अगर अमेरिका इजराइल के पीछे ना खड़ा होता तो इजराइल की जुर्रत ही नहीं थी तो वो इस किस्म की हरकतें करता। अमेरिका की बात चूंकि आपने बार बार की मलिया साहिबा, तो जब हम देख भी रहे हैं कि इन सारी सिचुएशन में अमेरिका जिम्मेदार है, तो क्या जो दीगर मुल्क हैं ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें प्रेशर नहीं बिल्ड कर सके, या जो कर सके वो नाकाफी था, ये वजह एक लगती है आपको? बैनुल अक़वामी कोर्ट बोल पड़ी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरान ने कहा है खुदा के वास्ते जंग बंद करें। यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास कर चुकी है सीज फायर के फेवर में और रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने में। ग्लोबल ओपिनियन जो कि जिसका आपने भी जिक्र किया, उसके अलावा अमेरिका के अंदर देखें क्या हो रहा है। कैंपसेस में मुजाहरे हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की सॉलिडारिटी में, हिमायत में। डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि सदर बाइडेन की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मेजॉरिटी ओपिनियन पोल्स के मुताबिक चाहते हैं कि इजराइल बंद करे अपनी फौजी कार्रवाई को और इस जंग का खात्मा करे। साथ साथ जो यंग डेमोक्रेट्स हैं वो तो और ही खिलाफ हैं इजराइल के। तो देखिए ये तो मैक्सिमम प्रेशर तो है, लेकिन ये भी है कि अमेरिका में इंतखाबात का साल है और सदर बाइडेन जो कि बहुत ही कमजोर पोजीशन में है, उसका मेरा ख्याल है कि ये पोजीशन इख्तियार करके शायद उसको फायदा होगा, लेकिन उसको तो नुकसान हो रहा है। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए है कि ये पॉलिसी भी है ना अमेरिका की। इजराइल आखिर क्या है? इजराइल एक आउटपोस्ट है, ठीक है ना, तो उसकी वो प्रोटेक्ट करना, हिमायत करना, तो फिर ये लोग समझते हैं कि हमारा काम है। लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि ओपिनियन इतनी ज्यादा अमेरिका के भी खिलाफ हो रही है कि उनको शायद अंदाजा नहीं है। ठीक है, अच्छा मलिया साहब, ऐसे में इस्लामिक कंट्रीज का रोल आप किस तरह से देखती हैं? कितना प्रेशर अभी तक बिल्ड कर पाए हैं और हम पाकिस्तानी एक रियासत के तौर पर हम क्या कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, जाहिर है, और ममालिक के साथ मिलकर कर सकते हैं। हमारा रोल है यूनाइटेड नेशंस में, जो कि हमें भरपूर तरीके से प्ले करना चाहिए और इमदाद भी हमें जारी रखनी चाहिए। जहां तक मुस्लिम ममालिक का ताल्लुक है, जाहिर है मुस्लिम उम्मा की तरफ से तो बहुत मायूसी है, डिसअपॉइंटमेंट है। मैं समझती हूँ कि मुसलमान पब्लिक्स जो है दुनिया भर में, वो तो चाहती थी और चाहती हैं कि उनकी गवर्नमेंट ज्यादा तकड़ी पोजीशन इख्तियार करे और कलेक्टिवली इस किस्म का प्रेशर काउंट करे इजराइल पे, जिससे कि फर्क पड़े, जो कि नहीं हो सकता। ये बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा साथ मौजूद थी, इस अहम सिचुएशन पे हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा करीब आते ही कॉन्गो वायरस ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। मोज़ी वायरस से रावलपिंडी में 2 अफराद की हिलाकत के बाद पेशावर में भी एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले तीनों अफराद कुर्बानी के जानवरों के व्यापारी थे और जानवरों की खरीदो फरोख्त के दौरान ही वायरस का शिकार हुए। इस सूरत हाल ने एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर मवेशी मंडियाँ लगी हैं और इस तशवीश के लिए हर ज़रा लोग जा रहे हैं ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली अभी से मंडियाँ क्योंकि शुरू हो गई हैं तो लोग जाएंगे। अब ऐसे में ज़ाहिर एहतियात के हवाले से हम बात करेंगे आज कि कैसे एहतियात कर सकते हैं मवेशी पालने वाले लोग भी, और साथ में जो खरीदने के लिए जा रहे हैं वो किस तरह से एहतियात इख्तियार कर सकते हैं वो। लेकिन जो आपने पेशावर का एक केस बताया उसके मुतालिक ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वक्त हमारे रिपोर्टर उन्होंने हमें ज्वाइन किया पेशावर से, वकास बुनेरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा इस एक केस के हवाले से कि कहाँ पर ये वाक़या पेश आया, और दूसरा ये कि क्या उसके बाद की क्या इम्प्लीमेंटेशंस हैं? जी बिल्कुल, ये वाकया जो है खैबर टीचिंग अस्पताल जो कि MTI अस्पताल है तदरीसी, वहाँ पर पेश आया है। लेकिन मरीज जो था वो 4 सद्दा का रहने वाला था, 18 साल नौजवान था, जिसको नज़ला ज़ुकाम और बुखार जो साथ साथ जो जिस्म दर्द की शिकायत थी तो वो हो रही थी। लेकिन महकमा सेहत के मुताबिक वो मकामी डॉक्टर के पास चले गए और फिर जब पेशावर वो मुंतकिल हुए तो उसकी हालत जो है वो सीरियस हो गई थी। तो फिर उसको ICU में भी दाखिल कराया गया और उनके जो टेस्ट किए गए तो फिर पता चला कि उसको कांगो वायरस हुआ है। तो उसके बाद जो है उस 18 साल नौजवान की मौत वाक़या हुई है। इसके साथ साथ पेशावर में भी एक केस सामने आया था, लेकिन उसी हवाले से ये है कि वो एक केस जो सामने आया था तो वो ख़त्म हो गया है, वो शख्स जो है वो सेहतयाब हो गया है। इसके साथ साथ महकमे सेहत के इक़दाम की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले ही से जब मंडियाँ लगनी शुरू हो गई तो उनकी जानिब से 20 तारीख
को एक मरासला अरसाल किया गया था तमाम ज़िली इंतज़ामिया के नाम के उनकी जानिब से जो कांगो वायरस है उसकी तदारुक के लिए इक़दामात किए जाए। उनकी जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया था कि तमाम जो मंडियाँ हैं उसमें ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जितनी भी वसाइल हों वो इम्प्लीमेंट किए जाए और वहाँ पर तदारुक किया जाए। इसके खुसूसी तौर पर दास्तानों का इस्तेमाल किया जाए। साथ साथ तो जो मच्छर मार स्प्रे हैं वो भी महकमा सेहत की जानिब से कहा गया था कि वो तमाम मंडियों में अमली तौर पर वो करवाई जाए और साथ साथ तो जो शहरी है उनको भी आगाह किया जाए। कौन सा स्प्रे हो रहा है वहाँ पे? चूंकि जब हम कराची की मंडी की बात भी करें, जो कि मुख्तलिफ शहरों से जानवर आते हैं, तो जब एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पे स्प्रे किया जाता है, तो वो स्पेशल स्प्रे हो रहा है या मच्छर मार स्प्रे ही हो रहा है? जो मरासला अरसाल किया गया था तो उसमें ये कहा गया था कि मच्छर मार स्प्रे जो है ना वो भी इसमें मददगार साबित होती है। तो इसलिए मच्छर मार स्प्रे जो है वो किया जाए। तो इसी वजह से जो और साथ साथ शहरियों को भी जानवरों पे मच्छर मार स्प्रे, आप ये कहना चाह रहे हैं जब वो मवेशी मंडी लेकर आते हैं जानवर, उस गाड़ी में जब जानवर आते हैं उस गाड़ी के ऊपर जानवरों के ऊपर मच्छर मार स्प्रे किया जाता है? असल में जो ये कांगो वायरस इंसानों को जब मुंतकिल होता है तो वो किसी मतलब मच्छर या भक्स जो है ना उसके ज़रिए वो हो सकता है। क्योंकि कोई इन्फेक्टेड अगर एक जानवर मौजूद हो और उसको एक बग ने काट लिया और उस जो स्पेसिफिक जो बग है ना उसने अगर इंसान को काट लिया तो तब उनको मुंतकिल हो जाता है। तो इसी वजह से महकमे सेहत की जानिब से मच्छर मार स्प्रे की खुसूसी हिदायत दी गई थी और इसके साथ साथ जो भी प्रिकॉशन होते हैं तो उसके हवाले से भी जो महकमा सेहत है उन्होंने हिदायत जारी की गई थी। अगर दास्तानों के हवाले से बात की जाए जो कि इंसानों की जिम्मेदारी है कि ख़ुद को महफूज रखें किसी भी बीमारी से, तो उनको ये भी कहा गया था कि जो दस्ताने हैं अच्छा लोग ऐसे में इसको सीरियस ले रहे हैं क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं कि डेथ्स भी होना शुरू हो जाती हैं, वायरस फैलना भी शुरू कर देता है, लेकिन लोग उस मामले में सीरियस नजर नहीं आ रहे होते। क्या लोग इसको सीरियस ले रहे हैं, वो एहतियात कर रहे हैं अपने ओन पे? असल में लोग जो है ना वो हर चीज़ को सीरियस तो नहीं लेते। अगर लंपी स्किल की बात की जाए तो गुज़श्ता साल लंपी स्किल की जो बात सामने आ गई थी और कितने ज़्यादा केसेस सामने आ गए थे, तो हम जब मंडी चले जाते थे तो हमने अपनी आंखों से ऐसे जानवर देखे थे कि लंपी स्किन उनको हुआ था और हमने उन व्यापारी को भी कहा था कि इस जानवर को हटाएं, लेकिन वो हटाने के ना हटाए जाने के बाद नुकसान उल्टा एहतियाती बहरहाल हुई है और उससे नुकसान भी होता है। वकास बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमें सिचुएशन से मुतालिक आगाह कर रहे थे, लेकिन इस पर बात करना बहुत अहम है। एक तो ये कि जब हम जाएं मवेशी मंडी तो क्या एहतियात करें, क्या सिर्फ ग्लव्स काफ़ी हैं, जानवर जब खरीद कर लाएं तो क्या करें, और ऐसे में पहला सिम्टम क्या होता है जब आपको फौरन टेस्ट कराना चाहिए ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। एहतियात जो है बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस किस तरह से होते हैं तो डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ की माहिर हैं डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो कांगो वायरस है क्या, थोड़ा इसको एलैबोरेट करके बताइएगा। सेकेंडली ये कि क्या सिम्टम्स इसके होते हैं, अर्ली सिम्टम्स? जी थैंक यू वेरी मच। ये जो CCHF एक बीमारी है जो कहते हैं कॉन्गो क्रेमियन हेमरेजिक फीवर, इसका नाम जो ओरिजिनेट हुआ है वो बेसिकली जहाँ पे सबसे पहले ये डिजीज़ डायग्नोज हुई थी दो इलाकों में, एक कॉन्गो था और एक क्रेमियन का एरिया था, तो वहाँ से इसका नाम ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन ये एक बहुत डेडली वायरस है जिसके साथ जब भी इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को मुख्तलिफ अलामात आती हैं, जिसका अगर अर्ली तशखीस या डायग्नोसिस ना किया जाए तो पेशेंट जो है वो मौत का शिकार भी हो सकता है। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में गाहे बगाहे इसकी आउटब्रेक्स डिफरेंट इलाकों में आती रहती हैं। इससे पहले भी कोयटा से आपने मुख्तलिफ केसेस सुने होंगे। तो बेसिकली एक वायरल इलनेस है और बेसिकली होती किस तरह से है कि ये एक टिक बाइट से होती है। आम लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो चिचड़ियाँ होती हैं वो जानवरों के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर चिपकी भी होती हैं, जिसमें कौन से जानवर हो सकते हैं, लाइव स्टॉक एनिमल्स, जिसमें भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस। ख़ासतौर पर कुर्बानी के दिनों में आपने देखा होगा कि मवेशी मंडियाँ जब लगती हैं तो बहुत सारे जानवर मुख्तलिफ इलाकों से वो लेके आए हुए होते हैं बेचने वाले, तो उसमें हमें ये नहीं मालूम होता कि कौन से जानवर जो हैं उनके ऊपर वो टिक्स लगी हुई हैं। तो वो टिक्स की जो बाइट है वो अगर वो इंसान को काट ले तो उसके जिस्म में मौजूद वायरस इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। यही तरीका है, जब टिक बाइट करेगी तो वायरस जाएगा। इसके अलावा भी तरीका है, मतलब देखें बेसिकली मवेशी मंडी से जो इन्फेक्शन लग सकता है वो तो टिक बाइट से ही होगा। लेकिन अगर जो स्लॉटर हाउसेज हैं जहाँ पे कुर्बानी की जाती है, अगर उससे मुतासरा वायरस से मुतासरा जानवर के जो टिश्यूज़ हैं, ब्लड है, स्क्रीशंस हैं,
अगर उससे इंसानी जिस्म का एक्सपोजर हो जाए, फर्ज करें कि आपके हाथों में कट लगे हुए हैं जगह जगह, उसके थ्रू अगर एंटर हो जाए, स्किन डिजीज है जिससे वायरस एंटर हो सके, या खून अगर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को लग जाए, जैसे आंख में कोई स्प्लैश पड़ गया है, ओरल कैविटी के अंदर चला गया है, जो सेम वायरस के लिहाज से हम देखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बहुत तेजी से फैलता है, अगर देखें एक शख्स से दूसरे शख्स जी एक पीरियड होता है, इनक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे फर्ज करें कि टिक बाइट किसी को हो गई है तो इसके तकरीबन 1 से 3 दिन के अंदर अलामात आ सकती हैं। मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 5-6 दिन लग सकते हैं। क्या अलामात हैं? जी उन अलामात में ये है कि इनिशियली मरीज़ को बुखार होना शुरू हो जाता है, जैसे किसी भी वायरस इलनेस के साथ होता है कि तेज़ बुखार का होना, जिस्म में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, सर में दर्द होना, उसके बाद जो है वो मुंह में इन्फेक्शन हो जाना, जैसे छाले से पड़ जाना, और आहिस्ता आहिस्ता यानी ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। एक फ़ेज़ होती है जिसको इनक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें कोई अलामात नहीं होती। उसके बाद एक फ़ेज़ होती है जिसको प्री हेमरेजिक फ़ेज़ कहते हैं। ये वो फेज़ होती है जो 7 दिन से पहले वाली होती है, जिसमें जो मैंने अलामात बताई हैं, तेज़ बुखार का होना, जिस्म में दर्द होना, सर में दर्द हो सकना, जिस्म दर्द, सर दर्द, बॉडी पेन और बुखार है तो फौरन टेस्ट कराएं। ये इनिशियल अलामात हो सकती हैं। मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी ये बुखार और ये अलामात हो रही हैं तो उसको कांगू फीवर हो गया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। इसकी एक खास केस डेफिनेशन है कि या तो टिक बाइट की हिस्ट्री हो, ऐसे इलाके से पेशेंट ताल्लुक़ रखता हो जहाँ पे जानवर हैं, मवेशी मंडी में फर्ज करें गया हो, कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, या ऐसे इलाके से वो बिलोंग करता हो जहाँ पे ये वाली डिजीज़ कॉमन है, या जहाँ से कुछ केसेस तशखीस हुए हैं। अदरवाइज टेस्ट नहीं होता। अदरवाइज देखें, डेंगू का भी मौसम है, मलेरिया का भी मौसम है, गर्मियों के दिनों में और बीमारी भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी खास डेफिनेशन को फॉलो करना, यानी हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर को जानना, स्पेसिफिक टेस्ट बड़ा नहीं है इसका। इसके स्पेसिफिक टेस्ट मौजूद हैं। अच्छा, तो मैं जैसे आपको सिम्टम्स बता रही थी कि प्री हेमरेजिक फेज में फिर यह होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, लिवर के टेस्ट खराब होने लगते हैं। 7 डेज के बियॉन्ड, जो 7 से 10 दिन का पीरियड होता है, उसको हेमरेजिक फेज कहते हैं। उसमें ये होता है कि जिस्म के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए और पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता जैसे पेट में दर्द होना। तो डेंगू की भी होती है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसके बाद रेड स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैं डेंगू का तो चलो एक स्पेसिफिक टेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी ऐसा पेशेंट आता है जिसमें हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन हो, यानी नाक मुंह से मसूड़ों से खून जारी हो, या जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे आना शुरू हो जाए, और उसकी एक्सपोजर की भी हिस्ट्री हो, यानी या तो वो इस खास एरिया से बिलोंग करता हो, या ईद उल अज़हा का वो टाइम चल रहा है, वो सारी चीजें देखिए। वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है। डॉक्टर साहब जरा इलाज के बारे में बताइएगा, क्या इलाज आ गया? डेंगू को रूल आउट करना बड़ा जरूरी है। डेंगू के टेस्ट भी करें, मलेरिया का टेस्ट भी करें, और इसका जो खास टेस्ट है वो PCR बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि आप NIH के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो इसका टेस्ट करते हैं, और उसकी रिपोर्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये टेस्ट हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से ये टेस्ट अवेलेबल हैं, और हम अपने पेशेंट्स के सैंपल वहीं पे गाहे बगाहे भिजवाते रहते हैं। इलाज में ये है कि सबसे पहले बात है कि प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करें। जब भी मवेशी मंडी में जाएं तो एक तो लंबे बाजुओं वाले कपड़े पहने, अपने पाँव टांगों को कवर करके रखें। जो रिपेलेंट्स की बात हो रही थी, जैसे जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, वही वाले अपनी बॉडी पे एक्सपोज लगा के रखें, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और कोशिश करें कि जब भी मवेशी मंडी में अननेसेसरीली ना जाएं, बच्चों को मत लेके जाएं, और जब भी वहां जाएं जल्दी वापस आ जाएं, और आते साथ नहाएं, कपड़े चेंज करें, मवेशी का एग्जामिनेशन करें, उसको देखें उसके ऊपर टिक्स वगैरह तो नहीं है। अगर लगी हुई है तो उसको रिमूव कर लें, और इसके अलावा जी उसको एक ट्वीजर से उसको पकड़ के उतारा जा सकता है, ताकि इजीली उसको रिमूव किया जा सके, क्योंकि उसके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो पेवस होते हैं जानवर की जिस्म के अंदर। उसको किसी ट्वीजर से आराम से निकालें ताकि वो पूरी तरह। इसी तरह अगर जिस्म के ऊपर टिक्स लग जाएं या चिपक जाएं तो वो भी पेवस हो जाती हैं अंदर, उसको भी यूं ही खींच के या मसल के नहीं उतारना चाहिए, उसको ट्वीजर के साथ आराम से निकालना चाहिए, ताकि उसका कोई पार्ट उसके अंदर ना रह जाए, क्योंकि उससे भी एनाफिलिक्सिस या कोई रिएक्शन होने का डर होता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो वायरस मौजूद होता है। डेथ क्यों हो जाती है? डेथ जैसे मैंने आपको कहा कि जिस तरह डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट गिरने से हो जाती है, क्योंकि वो डायग्नोज जल्दी नहीं हुआ, आपने इलाज नहीं किया, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लिवर फेलियर में जा सकता है पेशेंट। इसके अलावा प्लेटलेट्स इतने ज्यादा ड्रॉप कर सकते हैं कि पेशेंट जगह जगह से ब्लीड कर रहा होता है। मतलब सबसे पहली बात की बहुत एहतियात करनी है, ब्रेन में ब्लीड हो सकती है, पेशेंट कैन डाई। तो पहली बात ये कि आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, फेलियर हो सकता है, और ज़ाहिर किडनी आपने कहा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा तो खुदा ना खासा डेथ हो जाएगी। तो पहले कि आपने एहतियात करना है, जब जानवर की मंडी में जा रहे हैं तो बस जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो फुल आस्तीन हो, आपने रिपेलेंट्स लगाए हों, जब वापस आए तो कपड़े चेंज करें, नहाएं, जानवर को भी ज़रा मुआयना करें, और खुदा ना खास्ता कोई अगर अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं तो फिर ज़रा डॉक्टर के पास जाएं, वो हिस्ट्री लेगा, और फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा। वेट ना करें, खुद से इलाज करने की जरूरत नहीं है, फौरन जो है वो डॉक्टर के पास जरूर चले जाएं, बड़ा जरूरी है। और सीरियस लें बीमारियों को, बिल्कुल, कि वायरसेस फैलते हुए हम इसी वजह से देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको सीरियस नहीं लिया जा रहा होता। एग्जैक्टली। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। अगर देखा जाए तो हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को
क्वालिटी एजुकेशन दें। Absolutely. और जाहिर सी बात है कि हर कोई ये चाह रहा होता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे इदारे में पढ़ें ताकि बेहतर तालीम हासिल कर सके। अब जब बेहतर तालीम की बात आती है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हालात है कि आप गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, और जो अगर कोई अफोर्ड कर पा रहा होता है थोड़ा बहुत, तो उसकी कोशिश होती है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डाले ताकि उनका बच्चा आए दिन नई एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ नया सीख सके। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एज अ बिजनेस मॉडल एजुकेशन को देखना शुरू कर दिया है। वालिदैन की ये शिकायत होती है कि अगर आप चले फ़ी अफोर्ड के 22,000 एक स्कूल की फ़ी है तो वो किसी तरीके से उसको अफोर्ड करके 22,000 में बच्चे को स्कूल में डलवा देते हैं। अब स्कूल के आगे से जो डिमांड्स होती हैं कि जी ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इस जगह से मिलेगा, अदरवाइज ये यूनिफॉर्म कहीं और से नहीं मिल सकता, और आपको इतने पैसों में वो यूनिफॉर्म हज़ारों का खरीदना होता है। बुक्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो एक स्पेसिफिक दुकान है या एक स्पेसिफिक जगह है जहां से आप वो बुक्स जाकर खरीद सकते हैं, अदरवाइज स्कूल से ही मिलती हैं, स्कूल से मिलती हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर कॉपीज होती है वो स्कूल से मिले, मोनोग्राम वाली बेसिकली वो आपको वहाँ से मिल रही होती है। आए दिन जो एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पे, उस बारे में कोई बात करता है? जैसे फ्रूट का डे है, कलर डे है, कोई पिज्जा डे है, तो वो आपने फिर आज ये डे है, आज वो डे है, तो ऐसे में वालिदैन कुछ टाइम तक तो बच्चों को पढ़ा पाते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको बच्चों को स्कूल से हटाना पड़ जाता है क्योंकि वो आए दिन की एक्टिविटीज के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, ऐसे में आप हमसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है और आप भी कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हैं, हमें ज़रूर कॉल करके बताएं कि अच्छा वो आपने इशू फेस किया। एट द सेम टाइम मैं इसमें एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगा कि हमने, क्योंकि ये ऐसा मौजूद है इस पर कई सालों से बात हो रही है, जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर से मुतालिक बहुत बात होती रही है, यूनिफॉर्म से मुतालिक होती रही है, कॉपीज़ और किताबों से मुतालिक बहुत बात होती रही है, और इसमें कुछ जगहों पर चीज़ें बेहतरी की तरफ गई भी हैं, लेकिन अगर एट अ लार्जर पिक्चर देखें तो स्टिल ज़ाहिर मसला है, लोग परेशान हैं, चूँकि ज़ाहिर अब इकोनॉमिक सिचुएशन सबकी और मुतासर हुई है, तो इसलिए एक बड़ा खर्चा लगता है कि स्कूल है, चूँकि ज़ाहिर है बिजनेस मॉडल हमें ये हमें कॉल आप ज़रूर करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। आपके क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन को भी हम एड्रेस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन प्रेसिडेंट है काशिफ मिर्जा साहब। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। काशिफ साहब, अब ये वालिदैन की ज़ाहिर है अब नया सेशन भी शुरू हो रहा है, ज़ाहिर है किताबों की अगर बात की जाए तो वो भी स्कूल के अंदर से मोनोग्राम वाली चीज़ें मिलेंगी, यूनिफॉर्म जो है उसकी बात अगर की जाए तो वो भी स्कूल के अंदर से मिलेगा या एक स्पेसिफिक दुकान से मिलेगा हज़ारों का। आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है आपकी नज़र में? देखिए जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपने बिल्कुल बहुत राइटली इसको टेकअप किया है। यहाँ आपके इस क्वेश्चन के साथ जो एक पहले आपने इंट्रो में एक चीज़ की, मैं थोड़ा उसकी तरफ पहले लेके जाना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 5 साल से 16 साल की एज, बल्कि अब तो कहा जा रहा है 3 साल से 16 साल की एज तक के जो बच्चे हैं उनको रियासत ने तालीम देनी थी। रियासत में के पास इस वक्त 7.5 करोड़ बच्चा है, जिनमें वो अपने इदारों में 2 करोड़ 19 लाख बच्चों को जो है वो तालीम को बमुश्किल पूरी कर रहे हैं, और उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मिसिंग फैसिलिटीज के साथ उनका जो है मॉडल आपके सामने। बट ऑन दी अदर साइड 2 करोड़ 69 लाख 26.9 मिलियन स्टूडेंट वो हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और इतने ही बच्चे तकरीबन आज आउट ऑफ स्कूल, और पाकिस्तान बदकिस्मती से आउट ऑफ स्कूल बच्चों में नंबर 1 है। तो ये तो वो सीन है। इन हालात में हम आर्टिकल 18 के तहत जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है उसके मुताबिक तालीम दे रहे हैं। अब इस तालीम में ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, 2 करोड़ 69 लाख बच्चों में बमुश्किल 1 से 2% वो स्कूल हैं या वो बच्चे हैं जो कि एलीट स्कूल के अंदर आते हैं, जिसका भी आपने जिक्र 22,000 पर मंथ वाले स्कूल जो आपने बताया, या उससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड 85% वो स्कूल हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर आज भी 3,000 पर मंथ से कम है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो 13% वो स्कूल हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर 3,000 से 10,000 के नीचे है। तो ये 98% तो वो स्कूल हैं जो लो कॉस्ट और अफोर्डेबल स्कूल के अंदर आते हैं। अच्छा। और वो 26.9 मिलियन बच्चों को कैटर कर रहे हैं। यहाँ एक चीज को जो अंडरस्टैंड करना जरूरी है वो ये है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत अदारे चल रहे हैं, इनकी कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं, लेकिन यस प्रैक्टिस। मुझे इन्हीं स्टैट्स पे सवाल करने दीजिए, आपने कहा 98% स्कूल्स प्राइवेट ऐसे हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर कम है, यानी आपने कहा कि उसमें एक तो रेशियो बिल्कुल 3,000 और फिर आपने कहा 10,000 से कम।
मेरा डाउट है इस स्टैट पे। मैं जरूर चाहूँगा कि क्या वाकई आप लोगों ने कंपाइल किया हुआ है कि पाकिस्तान में कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं और वहाँ पे सबका फीस स्ट्रक्चर कितना, क्या वाकई ये जो एलीट स्कूल हैं जो आप कह रहे हैं 20-22 हज़ार इससे ज़्यादा की फीस, ये सिर्फ 1% है? इज इट कंपाइल्ड डेटा? जी बिल्कुल, जी एग्जैक्टली अगर आप इसको लेना भी चाहें तो हमारी वेबसाइट है pakistanprivateschool.com, उसके अंदर ये मुकम्मल स्टैट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ हमारे अपने स्टैट्स नहीं है बल्कि इसमें जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स का जो सर्वे है, ये कंपाइल्ड स्टैटिस्टिक्स हैं और इसमें हमने गवर्नमेंट को हर स्टेज के ऊपर जो है, गवर्नमेंट खुद भी इसको ओन करती है और हम हर जगह पे गवर्नमेंट को इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो इस पे एजुकेशन काम कर रही हैं उनके साथ ये शेयर करते हैं। और ये वो पॉइंट है जो हम ये चाहते हैं कि इसकी कंट्रीब्यूशन को समझा जाए। प्राइवेट सेक्टर, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी भी अपने सेक्टर की जो अगर कोई माल प्रैक्टिस करता है तो हम डिफेंड नहीं करते। जिस तरह अभी आपने कहा कि मजबूर कोई भी अगर स्कूल करता है तो वो गलत है। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमेशा उसको अच्छा नहीं, एक सेकंड सर मेरा सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये उन पेरेंट्स के बिहाफ पे है जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते कि जी हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, बट उनकी एक आमदन है जिसमें वो अपना पेट काट कर बच्चों को एक बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो फोर्स नहीं करते, एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, आज कलर डे एक्टिविटी कर दी गई है कि फलां कलर का कॉस्ट्यूम या फलां कलर की शर्ट आपके बच्चे ने पहन के आनी है, 10 में से अगर 6 बच्चे वो पहन के आते हैं और वो जो 4 बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको नहीं अफोर्ड करके भेज सकते, फोर्स नहीं किया आप लोगों ने, सिर्फ डे वहां पर डिक्लेयर कर दिया और बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ये बच्चे पहन कर आएंगे। वो 6 बच्चे और वो 4 बच्चे, आप मुझे बताएं उन 4 बच्चों का क्या कॉन्फिडेंस रहेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू में जो आप लोग फी ये प्राइवेट स्कूल्स ले लेते हैं 22,000, 23,000, 25, 30, 35 व्हाट्सोएवर जो भी फी है, उसके अंदर रहते हुए क्रिएटिविटी दिखाएं और उसके अंदर रहते हुए आप एक्टिविटीज प्लान करें। अब आप इसमें ये तो नहीं कह सकते कि फोर्स नहीं किया जाता, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, जहां बात अभी फिर आपने वो की, मैं फिर वही गुजारिश करूंगा कि जो जिन्स के आप हवाले से बात करें, एक्टिविटीज होना बड़ी अच्छी बात है, तमाम तालीमी इदारों में होती है, पूरी दुनिया में अच्छे इदारों के सिस्टम के अंदर होती हैं, क्योंकि जो आपका करिकुलम है उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये आज के लिए बच्चों के लिए आज से पहले भी लेकिन आज और उससे भी ज़्यादा बहुत अहमियत इख्तियार चुका है। लिहाजा तो ये बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें स्कूल्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को एक मुकम्मल ट्राइका को अपना अपना रोल प्ले करना है। बट अगेन आपने जो बात की है कि जो कॉस्ट जो के लिहाज से और जो हैवी कॉस्ट के हवाले से मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि 1 या 2% से स्कूल हैं या वो बच्चे हैं वो एलीट तक जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, और अमूमन अफोर्डेबल स्कूल के अंदर या जो लो कॉस्ट है, ना तो वो किस्म की हैवी कॉस्टिंग की एक्टिविटीज होती हैं और ना ही वो कोई अफोर्डेबल कर सकता है और ना ही स्कूल मजबूर करते हैं। यस, कुछ चीजें आपकी ऑप्शनल होती हैं जो कि करने वाला चाहे तो करे। ठीक है, वो पॉइंट आ गया, चूंकि ज़ाहिर है इस पे अवाम स्पेशली पेरेंट्स की राय लेना बहुत अहम है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास, ज़रा उसका फर्क पड़ता है, चाहे 1% चाहे आप मजबूर करें या आप ना करें। यानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे तारिक साहब? जी, मेरा तारिक शेख नाम है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ उन स्कूल टीचर की जो प्राइवेट स्कूल में काम करती हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है और स्कूल की टाइमिंग के बाद उनको बैठाया जाता है, जबकि उनके बच्चे उसी स्कूल में या दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। उनकी कन्वेंस जा चुकी होती है और स्कूल की टाइमिंग के बाद उनको बैठाया जाता है, हफ्ते के दिन बुलाया जाता है। अभी जून की छुट्टियां हैं और आप इस जून की छुट्टियों में उनको मजीद 30 दिन के बुलाया जाएगा समर कैंप के नाम पे। तो इन स्कूल टीचर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कहाँ खड़ी है बेचारी? उनके भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये स्कूल वाले उनके लिए ना कुछ करना देते हैं, ना उनको फीस के अलावा कुछ चीज देते हैं, ना तनख्वाह देते हैं। तो इनका अदाला कैसे होगा? ठीक है तारिक साहब, बहुत अहम पॉइंट है। कुछ टीचर्स वाकई ये शिकायत करते भी हैं। काशिफ साहब, ये कॉलर भी थे, अदरवाइज भी कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ये कहते हैं कि जब इतनी फीस ली जा रही है बच्चों से, हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनकी उतनी सैलरीज नहीं होती। प्लस जिस तरह तारिक साहब ने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें आप ज़्यादा देर तक बिठाए रखते हैं स्कूल में, छुट्टी के बाद भी, इवन समर वेकेशंस में भी, तो ज़ाहिर उनकी अपनी फैमिली लाइफ मुतासर होती है। चीज़ें ज़ाहिर बेहतर हो सकती हैं जब डिस्कस की जाती हैं। तो चूँकि आप एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस पर, इसलिए मैं ज़रूर पूछूंगा कि क्या वाकई ऐसी कोई शिकायत आती है? जब आती हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं? क्या आप स्कूलों से डिस्कस करते हैं, इन इशूज़ को एड्रेस करते हैं? क्या मैकेनिज्म है कि टीचर्स शिकायत कर सकें, पेरेंट्स शिकायत कर सकें? जो कि आप जो कहते हैं 1% में सिर्फ ये हो रहा है, लेकिन अगर बाकी 98% वाले
वाले भी कोई शिकायत करें तो क्या कोई मैकेनिज्म है कि उसको एड्रेस किया जाता हो? देखिए जी, जहाँ तक जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है, ये कंप्लीट सिस्टम मौजूद है। info@pakistanprivateschool.com हमारी ईमेल आईडी हमने हर जगह डिस्प्ले की हुई है। वेबसाइट पे आप उसको कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। सेकेंडली, गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं, DRS बनी हुई हैं, अथॉरिटीज बनी हुई हैं, वहाँ पे कंप्लेंट 1.5 मिलियन 15 लाख टीचर्स के अंदर उनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं दोनों साइड के ऊपर। जो आपके जॉब डिजाइन होता है तो उसे डिस्कस किया जाता है, और अगर तो वो कोई बंदा भी डॉक्यूमेंट की वायलेशन कर, कॉलर भी हमारे साथ, शुएब उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, सबीन की हमारे साथ सबीन मौजूद है कराची। अस्सलाम वालेकुम सबीन, क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बस ये इतना सा मेरा एक गुस्सा है, क्या ये कह रही थी कि पढ़ाई को जो है ना कि इन लोगों ने बिल्कुल बिजनेस बना लिया है। मतलब ये इसको भी कारोबार की तरह लेके चल रहे हैं, बस पैसे ले लो, घसीट लो पेरेंट्स से। भाई किस तरह हम आप दोबारा तो देखिए, अक्सर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, बच्चों की शक्ल नहीं देख पाते दिन भर, और लेकिन उनको ही होता है कि बच्चों की जरूरियात पूरी कर दें। मतलब थोड़ा सा तो पेरेंट्स को रिलीफ दिए ना। बाहर के मुल्कों में देखें कि मतलब वहाँ पे लंच बच्चों को फ्री दे देते हैं, बुक्स फ्री है, ठीक है, वो कहते हैं वो टैक्स देते हैं, तो टैक्स तो हम भी देते हैं भाई, हम भी देते हैं, उनका तो टैक्स रिटर्न हो जाता है, हमारा तो वो भी नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबीन, और जाहिर है बाकी मुल्कों में हम देखते हैं कि वाकई रियासत जिम्मेदारी उठाती है। अभी भी खैर गवर्नर सिंध ने ये बिल्कुल कहा कि कुछ 100 स्कूल ऐसे जहाँ लंच दिया जाएगा। लेकिन मैं दो बातें पूछना चाह रहा हूँ आपसे सबीन के, एक तो ये स्कूल का नाम लिए बगैर आप मुझे ये बता सकेंगे कि आपके बच्चों की फ़ीस क्या है, और क्या उस फीस के अलावा जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी कलर डे के नाम पर, किसी और डे के नाम पर बार बार पैसे मंगवाना या बाउंड करना कि यही ड्रेस पहनना और यही चीज़ लानी है, थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सकें। हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चों की फीस यकीनन 25K से ज्यादा ही है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मतलब आदमी कैसे कैसे करे। कलर डे, अब 4 बच्चे पहन के कपड़े आ रहे हैं, 2 बच्चे नहीं आ रहे, तो उनको प्रेशराइज किया जाता है। स्कूल की कहते हैं कि स्कूल वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन टीचर्स कहती हैं आप क्यों नहीं पहन के आए बेटा, क्यों नहीं पहन के आए, कुछ भी ले आते हैं, कुछ नहीं ले आते। भाई उस बच्चे के पास कपड़े खरीदना कोई आसान चीज है आजकल के, और इनकी एक स्पेसिफिक चीज होती है कि हम अगर कोई ड्रेस है कुछ है तो हमारी ही उसी शॉप से ले जो बुक स्टॉक। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। एक और कॉलर है वसी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा नाम वसी। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी वसी है मेरा नाम, तो कराची से बोल रहा हूँ। आप शुएब बोल रहे हैं? जी बताइएगा, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या बात करना चाहेंगे? मैं असल में इसी मेयार के ऊपर कि जो ये स्कूलों का मेयार है, मैं कराची में रहता हूँ, और यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सारे ही बड़े इलीट स्कूल हैं। उसके अलावा जो स्कूल जो कह रहे हैं काशिफ साहब, हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है सर। जी काशिफ साहब जो कह रहे हैं कि जो फीसें इतनी है, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे जो फीसें हैं वो 35,000 और 40,000 और इससे कम की फीसें आरी के स्कूलों में कहीं नहीं है। मैं खुद पोता-पोती करते हैं। लेकिन काशिफ साहब तो हमें ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे फीस ज्यादा है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 90% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीसें जो है ना 20+ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अभी कॉल का आपका पॉइंट आ गया। काश साहब, इतने कॉल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी है तो हम कॉल्स नहीं ले पा रहे, धड़ाधड़ कॉल्स आ रही हैं हमें। तो ये भी चाहूँगी कि साथ साथ आप ये ज़रूर बता दें कि कहाँ पर इतने सारे लोग जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं, क्योंकि स्कूल अगर जाते हैं तो स्कूल वाले वहाँ से डिनाई करके उस चीज़ को एक्सेप्ट किए बगैर वापस भेज देते हैं पेरेंट्स को। कहाँ पर जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज करें, ये बताइएगा। सेकेंडली, आप ये सारी चीज़ें, सिचुएशन तो आपके सामने है, कंसर्न्स तो हैं, आप बेशक उसको डिनाई कर रहे हैं, आप 1% बता रहे हैं, बट क्या सोल्यूशन अब आपको नजर आता है? हुकूमत से बात करना नजर आता है, या फिर प्राइवेट स्कूल्स को एक जगह मुतहरिक करना आपको नजर आता है कि इन चीजों के ऊपर बात की जाए, कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, सोल्यूशंस की तरफ जाया जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात बजाय है, और मैं इस हवाले से पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। तो स्कूल्स के अपने अंदर मैकेनिज्म मौजूद है, स्कूल काउंसिल बन चुकी हुई हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। सेकेंडली, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का प्लेटफॉर्म मौजूद है, info@pakistanprivateschool.com, उस पर कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। तीसरी चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मौजूद है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी अथॉरिटीज़ मौजूद है। तो एक तो मैंने गुजारिश ये की है, लेकिन इसके साथ मैं ये डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे, कंप्लेंट्स आर देयर। हम ईमानदारी में पूरी
फेडरेशन की हैसियत में 141वें नंबर में। तो ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि जहां 2,07,000 प्राइवेट स्कूल हैं तो कंप्लेंट्स नहीं है और वो पेरेंट्स अब बहुत जेन्युइन बातें भी करते हैं। इसमें बिल्कुल मैं पेरेंट्स के साथ हूँ और फेडरेशन का हमेशा ये असूल रहा है कि कहीं अगर स्कूल गलत है हम उसको भी कंडेम करते हैं और बिल्कुल पर पेरेंट की जो हक तलफी कोई भी करे, इस्तेसाल किसी लेवल के ऊपर पे जो है नहीं होता। हम बहरहाल इस पे तो क्लियर अपनी पॉलिसी दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको जी 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 हम हैं आर्टिकल 18 के अंडर और जायज रिस्क कमाना जो है ऐन इबादत होती है। ये कह देना बिल्कुल गलत है कि जी तजाइज को कारोबार बना दिया। हमारी इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट जो हम सबमिट करते हैं तो एज अ बिजनेस के तौर पे ही करते हैं, तो इसमें बुराई नहीं है। बुराई है आप अगर उसकी मैल प्रैक्टिस करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो वो है। अब आ जाते हैं कि ये जो अभी आपने बातें की, मैं आपसे साथ एग्री करता हूं कि इसमें वजन भी है, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं कि आज हमें जरूरत है टेक्नोलॉजी की, हमें करिकुलम की इंप्रूवमेंट की, रिफॉर्म्स की। आज तक बदकिस्मती से आप अपने इन कॉलर्स में भी देख लें, पेरेंट्स में से किसी ने नहीं ये बात की कि स्कूल के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, पब्लिक है या प्राइवेट है, इसमें जो जिद्दत होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें क्वालिटी पे बात हुई है, क्वालिटी पे तो देखिए बात हो रही है। एक और कॉलर को शामिल करने दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। नायला हमारे साथ मौजूद है उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम नायला, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे भी बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, ठीक है, और इनके एडमिशन फीस के अलावा जो मुझे एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं उसके बारे में आज तक कोई इन्होंने जवाब पेश नहीं किया। जी हम प्राइवेट स्कूल हैं तो हमने एनुअल चार्जेस लेने हैं, मतलब जितनी हमारे बच्चों की फीस है उतने ही एनुअल चार्जेस हर साल लिए जाते हैं। आपने पूछा स्कूल से उस एनुअल चार्जेस किस मद में लिए जाते हैं? बस ये एनुअल चार्जेस हैं, ये हमारा रूल्स है तो हम देते हैं, तो हमारे इतने चार्जेस होते हैं। आप स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से सेटिस्फाइड है? एजुकेशन से ये है कि जो सहूलतें मिलती हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो यहाँ पे मिलती हैं, प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं, इसलिए बच्चों को वहाँ भेजते हैं। मसलन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला नहीं होता है, बच्चों की सफाई का कोई मसला नहीं होता है, इन्हीं सहूलतों को देख के हम लोग भी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ये सारी सहूलतें हमें नहीं मिलती हैं, बच्चों को बड़ा काइंडली वो करते हैं, बच्चों के साथ भी है। ठीक है, पॉइंट आ गया। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करे, कहाँ से? शफीक साहब आप साथ मौजूद हैं? एक और कॉलर है कौसर, मिसेस कौसर साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? हेलो जी जी मिसेस कौसर, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे ये कहना है कि आप अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी टू यू, एंड आई एम अ रिटायर्ड प्रोफेसर और मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़े हैं विदाउट मेंशनिंग द नेम, लेकिन हालत इतनी बुरी है स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की। एक ये कि पहले ये नहीं होता था कि आपने फला जगह से लेने हैं, हमसे बुक्स लेने हैं, अब वो भी लेते हैं। फिर स्कूल्स में वो बच्चों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा होती है, वो 20 to 24 होनी चाहिए थी, अब 30+ होती है। देन दे चार्ज लॉट ऑफ मनी फॉर डिफरेंट इवेंट्स, और फिर टीचर्स के साथ तो और भी ज्यादा नाइंसाफी है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में 40,000 एडजस्टमेंट, वो तो कम्युनिकेशन पे चला जाता है। बच्चे की फीस 25,000 होगी, लेकिन जो टीचर को मिलता है वो 24 होता है। अच्छा, आई एम नॉट ए प्राइवेट टीचर, लेकिन मेरे बच्चे पढ़े हैं। और दूसरी चीज ये, हर तीसरे चौथे दिन मीटिंग होती है विच इज आफ्टर स्कूल, एंड फिर ये होता है कि प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ, फिर आपका 12 मंथ। तो जो अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उसको वो जो ग्रेजुएटी और ये जो भी होता है उनका वो नहीं मिलता। जो ठीक है, ये बिल्कुल एक और मौजू है जो टीचर्स के मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका पॉइंट है, बहुत शुक्रिया। काशिफ दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, अपना प्लीज़ बात मुकम्मल भी कीजिएगा, कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ेंगे। रिजर्वेशंस अपनी जगह हैं, आपने जिस तरह का प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैं इसलिए ये बार बार सवाल करूँ कि प्लेटफॉर्म अगर मौजूद है तो फिर भी पेरेंट्स की इतनी शिकायत क्यों है? क्या उन्हें प्लेटफॉर्म का पता नहीं है, या वो उसमें जब वो शिकायत करते हैं तो रिजल्ट नज़र नहीं आता, या जो शिकायत वो कर रहे हैं आपको लगता है वो जस्टिफाइड नहीं है? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि नहीं वो टीचर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खुद साइन किया होता है, स्कूलों का आपने कहा जी 1% एलीट हैं, बाकी का आपने कह दिया कि वो इतना इशू है नहीं है, फिर पेरेंट्स परेशान क्यों है सर?
इसकी वजह ये है कि देखिए जो मैंने आपको गोशेगुजार किया है, हम तो बात करें रैकेट्स के ऊपर, पिछले 40-45 सालों के अंदर ये प्राइवेट सेक्टर ही है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है पोजीशन होल्डर है। यही वजह है कि आज भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर और तमाम सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स की औलादें हमारे तालीमी इदारों में पढ़ रही हैं, और इनके अपने पब्लिक स्कूल जब तक ठीक नहीं होंगे ये इश्यूज रहेंगे। जहां आप 2,69,00,000 बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ नो डाउट एक बहुत बड़ा साइज है। अब होना क्या चाहिए, इंडिया के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक डिसीजन हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी अफसर है, जो मुलाजिम है, जो अपना बच्चा सरकारी तालीमी इदारों में भेजे, उनके तालीमी इदारों का म्यार बुलंद हो गया। और यही चीज अगर पाकिस्तान में कहीं से एक कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो आप ये देखेंगे कि जब सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर होगी तो प्रेशर है प्राइवेट सेक्टर पे वो कम होगा, कंपटीशन नजर आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात हमारा 2,69,00,000 मजीद बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है उनकी गुंजाइश बनेगी। इस वक्त 2 लाख नए स्कूल चाहिए आपको 20 लाख नए टीचर चाहिए। ये वो जो बातें हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, इसमें शिकायत हैं और पेरेंट्स की कई शिकायत बिल्कुल जायज हैं और उसको एड्रेस होना चाहिए, इसमें ब्लेम गेम वाली बात नहीं है। लेकिन सेकेंडली आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसने अपने रिकॉर्ड से ये बात इंपॉर्टेंट है। आपको सर कोई डिनाई नहीं कर रहा कि कंट्रीब्यूशन नहीं, और जाहिर है हमने बिल्कुल इंट्रो में ये बात की थी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ देखा जाए तो जाहिर है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही भेजा जा रहा होता है अपने बच्चों को। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।